इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियोस में भी काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक के। तो उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। या फिर कोई भी वीडियो, कोई भी प्लेलिस्ट आपको अगर नहीं मिलती है, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप सिंपली किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपको उस पर्टिकुलर वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर वो वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल होगी तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैं आशा करता हूँ कि इस पूरे साल आपको और भी ज्यादा अच्छी अच्छी और नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा आगे बढ़ोगे। जो भी गोल्स आपको अचीव करने हैं वो आप गोल्स अचीव करोगे। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गोल्स दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। वीडियो का सबसे पहले क्वेश्चन है, और मैंने आपको बता दिया चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। इस वीडियो के बाद कोई वीडियो नहीं आएगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज पर। ठीक है, जो थ्योरी टॉपिक्स हैं वो हमारे कंटिन्यू होते रहेंगे और एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब। ठीक है, चैप्टर 16 तक, और जो पीछे के चैप्टर्स हैं वो वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। राइट, बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज टर्म्ड एज। तो फर्म्स का ऐसा ग्रुप जहां पर सेम टाइप का गुड या फिर सर्विस प्रोड्यूस हो, उसको क्या बोलते हैं? फर्म, प्लांट, इंडस्ट्री, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंडस्ट्री। ठीक है, तो ऐसी फर्म्स का ग्रुप जो सेम टाइप के प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाती है, उनको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। राइट, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ द साइज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। इनमें से कौन सा एक मेजर है, मतलब जिससे हम जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उसका साइज नाप सकते हैं? ऐसा क्या है इनमें से? वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही मेजर्स हैं जिनसे हम एक इंडस्ट्रियल यूनिट के साइज को नाप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमाइनिंग फोर्स ऑफ ऑप्टिमम साइज। इनमें से कौन सा एक डिटरमाइनिंग फोर्स है ऑप्टिमम साइज का? टेक्निकल फोर्सेज, मैनेजरियल फोर्सेज, फाइनेंशियल फोर्सेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, अगेन ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे वो फोर्सेज हैं जिससे हम ऑप्टिमम साइज का पता कर सकते हैं, ये सारे वो डिटरमाइनिंग फोर्सेज हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेटिव फर्म कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। रिप्रेजेंटेटिव फर्म कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले आप ये समझो कि रिप्रेजेंटेटिव फर्म कॉन्सेप्ट हमारा कहता क्या है। तो रिप्रेजेंटेटिव फर्म कॉन्सेप्ट जो है हमारा, ये हेल्प करता है इंडस्ट्री सप्लाई कर्व को कंस्ट्रक्ट करने में। राइट, और ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया है? रॉबिन्सन, मार्शल, पिगो, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, मार्शल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मार्शल। इन्होंने ये रिप्रेजेंटेटिव फर्म कॉन्सेप्ट हमें दिया है। राइट, या फिर कह सकते हैं बिजनेस वर्ल्ड में ये लेकर आए हैं इसको। आगे देखते हैं, ऑप्टिमम साइज मींस सच साइज विच। ऑप्टिमम साइज वो साइज होता है जिसमें अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम एक्सपेंसिव, डूइंग मैक्सिमम सेल्स, या फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तो हम ऑप्टिमम साइज से क्या समझते हैं? ऑप्टिमम साइज से हमें समझ में आता है कि हमें प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करनी है, लेकिन कॉस्ट हमारी कम से कम वहां पर लग जाए, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम साइज। ठीक है, एक बिजनेस यूनिट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फर्म, जो साइज होता है रिप्रेजेंटेटिव फर्म का, वो होता है कैसा? कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी इंक्रीज्ड, ऑलवेज रिमेन सेम, या फिर नन ऑफ देम। तो ये जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव फर्म होती है, ये ना ही बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ना ही बहुत ज्यादा छोटी होती है, ना ही हम इसके साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ना ही हम इसके साइज को बहुत ज्यादा घटा सकते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल साइज इस रिप्रेजेंटेटिव फर्म का होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑलवेज रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और रिप्रेजेंटेटिव फर्म कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि ये हेल्प करता है कंस्ट्रक्ट करने में जो इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व होती है उसको। ठीक है, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रिप्रेजेंटेटिव फर्म कॉन्सेप्ट का। और रिप्रेजेंटेटिव फर्म हमारी होती है जिसके साइज को हम ना ही बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, ना ही हम बहुत ज्यादा छोटा कर सकते हैं, ना ही बढ़ा सकते हैं, ना ही अपनी मर्जी से उसको घटा सकते हैं। बेसिकली एक नॉर्मल साइज उस फर्म का होता है और वो कॉन्स्टेंट ही रहता है, या फिर कह सकते हैं सेम ही रहता है। राइट, आगे है द इक्विलिब्रियम फर्म कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय। तो जो इक्विलिब्रियम फर्म कॉन्सेप्ट है, इसको दिया है किसने? बाय पिगो, बाय मार्शल, बाय रॉबिन्सन, या फिर बाय जेके मेहता। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाय पिगो। और यहाँ पर जो इनका नेम है वो ए सी पिगो के नाम से भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। राइट, तो ए सी पिगो इनका नाम है पूरा, अगर हम बात करें तो। और
अगर आपसे पूछा जाए कि कब दिया है तो वो दिया है 1928 में, जो बाय ये है हमारा एसीपी को, इन्होंने ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने दिया था 1928 में, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो वो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में बता दिया, 1928 में ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, राइट। आगे है ऑप्टिमम साइज इज, जो ऑप्टिमम साइज है वो होता है कैसा, परमानेंट, टेम्पररी, नॉर्मल या फिर नन ऑफ देम। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेम्पररी, ठीक है। ऑप्टिमम साइज हमने ऊपर अभी जाना, तो वो कैसा होता है, टेम्पररी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाइफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म इज, जो लाइफ होती है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म की वो कैसी होती है, लॉन्ग, शॉर्ट, नॉर्मल या फिर नन ऑफ देम। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉन्ग, ठीक है। लाइफ कैसी रहेगी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म की, लॉन्ग, वो लंबे समय तक चल सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, द बर्थ प्लेस ऑफ पूल इज, पूल के बर्थ प्लेस की बात कर रहे हैं। पूल यहाँ पर वो 8 बॉल पूल वाला गेम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, ठीक है। तो हमसे वही पूछा जा रहा है कि जो पूल है उसका बर्थ प्लेस क्या है, इंडिया, जर्मनी, अमेरिका या फिर नन ऑफ द। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमेरिका। तो जो बर्थ प्लेस है पूल का वो है अमेरिका। तो पूल बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं या फिर कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि मार्केट में जो भी कंपटीशन है उसको वो एलिमिनेट करे, ठीक है। तो वो हमारा पूल है, यहाँ पर 8 बॉल पूल की बात नहीं हो रही है, तो इसका जो बर्थ प्लेस है वो है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेड एसोसिएशन है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है कैसी, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, मिक्स्ड या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉन प्रॉफिटेबल। इसके जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं रहता, बल्कि जो भी ये काम कर रहे हैं वो इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट्स आर एस्टैब्लिश्ड, जो जेंटलमैन के एग्रीमेंट होते हैं वो एस्टैब्लिश होते हैं ऑन मोरल ग्राउंड्स, ऑन इमोरल ग्राउंड्स, ऑन कोऑपरेटिव बेसिस या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑन मोरल ग्राउंड, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द बर्थ प्लेस ऑफ होल्डिंग कंपनी इज, जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी को भी अगर हम डिफाइन करें तो ये एक परमानेंट कंपनी होती है, ठीक है, जो बाकी की जो दूसरी कंपनीज है उनको ओन या फिर कंट्रोल करती है। बेसिकली एक पेरेंट कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी जो है, ठीक है, ये एक पेरेंट कंपनी होती है जो बाकी दूसरी कंपनीज को ओन या फिर कंट्रोल करती है। और इसका बर्थ प्लेस हमसे पूछा गया है, इंडिया, अमेरिका, जर्मनी या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अमेरिका, ठीक है। तो बर्थ प्लेस जो है होल्डिंग कंपनी का वो है हमारा अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन बी, राइट। आगे बढ़ते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी इज, जो एग्जिस्टेंस रहता है होल्डिंग कंपनी का वो कैसा रहता है, लीगल, वॉलंटरी, इलीगल या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, लीगल। और इसका जो एग्जिस्टेंस रहता है वो भी लीगल रहता है, जब ये दूसरी कंपनी इसको ओन करे या फिर कंट्रोल करे तो वो सारा काम लीगली होता है, उसमें किसी भी तरह का इलीगल वर्क इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमलगमेशन इज, एमलगमेशन क्या होता है वो भी आप जान लो। तो ये एक बेसिकली स्ट्रेटेजी है जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपनीज मर्ज होकर एक नई एंटिटी बनाती है, ठीक है, तो उसको हम एमलगमेशन बोलते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, इकोनॉमी, मोनोपोली, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोनोपोली क्रिएट करना, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होता है एमलगमेशन का, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर अगेन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो कैसी है, अगेंस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशंस, इन फेवर ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस, इम पार्शियल या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, अगेंस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी इंडिया की वो अगेंस्ट रहती है बिजनेस कॉम्बिनेशन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द बर्थ प्लेस ऑफ कार्टेल इज, कार्टेल क्या है थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कार्टेल इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस और कंट्रीज that agree to limit competition and control the production, distribution, sales, etc. ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ बिजनेसेस होते हैं या फिर कह सकते हैं कंट्रीज होती हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो एग्री करती हैं इस बात पर कि वो कंपटीशन को लिमिट करें, ठीक है, मतलब एक लिमिटेड कंपटीशन वहां पर वो रखें और कंट्रोल करते हैं वो सारे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, ईटीसी, ठीक है। अब हमसे बर्थ प्लेस पूछा गया है कार्टेल का, तो वो क्या है, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जर्मनी, ठीक है। तो जो कार्टेल का बर्थ प्लेस है वो है ऑप्शन ए, जर्मनी, राइट। आगे बढ़ते हैं, द बर्थ प्लेस ऑफ ट्रस्ट इज, ट्रस्ट यहाँ पर वो नहीं है भरोसा, ठीक है, कि भाई तुझे मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे तुझ पे ट्रस्ट नहीं है, उसको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, वो वाला ट्रस्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो है फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो उसकी ये बात कर रहे हैं ट्रस्ट की। तो उसका बर्थ प्लेस कहाँ का है, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अगेन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से काफी सारी चीजें निकल कर आई हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा हमारा, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, सिंडिकेट इज द एसोसिएशन ऑफ कमोडिटीज, सिंडिकेट जो है वो एसोसिएशन है कमोडिटीज का।
अब वो कौन सी कमोडिटीज होंगी, परचेसेस वाली, सेल्स वाली, प्रोडक्शन वाली, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेल। ठीक है, अगेन ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश्ड बाय, जो ट्रस्ट है वो एस्टैब्लिश होगा किससे, एक्ट से, म्यूचुअल ट्रस्ट से, मोनोपोली, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, अगर ट्रस्ट भी आपको एस्टैब्लिश करना है, वही जो एक बिजनेस पूरा कॉम्बिनेशन है, तो वो भी म्यूचुअल ट्रस्ट से होगा। म्यूचुअल का यहाँ पर मतलब है कि दोनों साइड से वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा फिर से, तीनों बार हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ही यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट एक चैप्टर के हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं, जो कि चैप्टर नंबर 16 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रेशनलाइजेशन, इनमें से कौन सा एक एसेंशियल एलिमेंट है, जरूरी एलिमेंट है रेशनलाइजेशन का। कॉम्बिनेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, मैकेनाइजेशन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। राइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्ट ऑफ रेशनलाइजेशन, इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्ट है, या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है रेशनलाइजेशन का। एलिमिनेट्स वेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, अगेन ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हमारे रेशनलाइजेशन की। राइट, आगे देखते हैं, रेशनलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर, जो रेशनलाइजेशन है वो फायदेमंद है किस किस के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, अगेन ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के लिए बेनिफिशियल होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर्स ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ रेशनलाइजेशन। अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करें रेशनलाइजेशन की, तो इनमें से कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं होती है रेशनलाइजेशन के अंदर, स्टैंडर्डाइजेशन, नेशनलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, या फिर सिंप्लीफिकेशन। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज इंक्लूड हमारी नहीं होती है अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें रेशनलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ और हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम कह सकते हैं कि हमारे सारे चैप्टर्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म हमने कर दिए हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक, कोई भी प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिलती है, तो आप सिंपली किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।